अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वजाहिदू फ़िल्लाहि हक़्क़ जिहादिही हुवज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फ़िद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुव सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्लु वफ़ी हाज़ा लियकून अर्रसूलु शहीदन अलैकुम वतकूनू शुहदाअ अलन नास फ़अक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वअतसिमू बिल्लाह हुव मौलाकुम फ़निअमल मौला व निअमन नसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात मुबारका का तर्जुमा। ऐ ईमान वालो, रुकू करो और सजदा करो और अपने परवरदिगार की बंदगी करो और भलाई के काम करो ताकि तुम्हें फलाह हासिल हो, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो जैसा कि जिहाद का हक़ है। उसने तुम्हें अपने दीन के लिए मुंतखब कर लिया है और तुम पर दीन के मामले में कोई तंगी नहीं रखी। अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन को मजबूती से थाम लो। उसने पहले भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था और इस कुरान में भी, ताकि ये रसूल तुम्हारे लिए गवाह बने और तुम दूसरे लोगों के लिए गवाह बनो। लिहाजा नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह को मजबूती से थामे रखो। वो तुम्हारा रखवाला है। देखो कितना अच्छा रखवाला है और कितना अच्छा मददगार है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम कलिमतानि खफ़ीफ़तानि अलल लिसान थक़ीलतानि फ़िल मीज़ान हबीबतानि इलर रहमान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फ़रमाया, दो कलमे ज़बान पर हल्के हैं, तराजू में भारी हैं और अल्लाह को महबूब हैं। वो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम हैं। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ख़त्म हर आज़ार हो ही जाएगा,
जब के बार हो ही जाएगा। नाम लेवा अहमदे मुख्तार का, नाम लेवा अहमदे मुख्तार का, एक दिन मुख्तार हो ही जाएगा। साथ देगा जब न कोई हश्र में, साथ देगा जब न कोई हश्र में, मेहरबान गमखार हो ही जाएगा। मेहरबान गमखार हो ही जाएगा। जब करम होगा नबी का ये रियाज, जब करम होगा नबी का ये रियाज, हाजिरे दरबार हो ही जाएगा। ख़त्म हर आज़ार हो ही जाएगा। Bismillahirrahmanirrahim. The leave applications. Jam Abdul Kareem Bijar Sahab, Mian Najibuddin Awesi Sahab, Miss Shugufta Jamani Sahiba, Chaudhry Mahmood Bashir Virk Sahab, Chaudhry Zulfikar Ali Bhinder Sahab, Miss Kishwar Zahra Sahiba, Miss Rubina Irfan Sahiba, Sayyid Agha Rafiullah Sahab, Sayyid Hussain Tariq Sahab, all have requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Item number 2 is calling attention. Dr. Marine Razak Bhutto to move item number 2, calling the attention of the Minister for Overseas Pakistanis and Human Resource Development. Not present.
Next is Mr. Qadir Khan Mandokhel. Mr. Ghulam Ali Talpur. जी सर. Janab, please move item number 2. Sir, should I read it out? Ji. Just to draw attention of the Minister for Overseas Pakistanis to a matter of urgent public importance regarding non-availability of Protectorate of Immigrant Officers in Sakkar, Bannu, Abbottabad and Gilgit-Baltistan, causing grave concern amongst the public. Janab Sajid Hussain Turi, Minister for Overseas. On his behalf, Janab Agha Rafiullah Sahab, Parliamentary Secretary, please make a brief statement. बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर. जनाब स्पीकर, पिछली दौर हुकूमत में ख़ास तौर से जो एबटाबाद का ऑफिस था उसको साबका प्राइम मिनिस्टर ने अपने महबूब तरीन MNA जो स्वात से ताल्लुक़ रखते थे उनकी मोहब्बत में एबटाबाद वाला शिफ्ट कर दिया था स्वात में, और जो बाकी जिस शहरों के लिए इन्होंने पूछा है उसके लिए जनाब स्पीकर मिनिस्ट्री ने समरी मूव की है. तो चूँकि इस टाइम किफ़ायतशारी के हवाले से काफ़ी ज़ोर है उसकी वजह से रुका हुआ है. बाकी मिनिस्ट्री ने मूव किया है जिस शहर में प्रोटेक्टर की ऑफिस की ज़रूरत है वहाँ के लिए मूव किया गया. थैंक यू सर. Thank you, Agha Sahab. Mr. Qadir Khan Mandokhel to ask one question. Next is Dr. Darshan to ask one question. जी शुक्रिया स्पीकर साहब. मेरा सवाल ये है मिनिस्टर साहब से कि इसमें जो उन्होंने अभी बताया इसमें एक चीज़ और भी है कि जैसे बाहर के अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं बच्चों के लिए जो वहाँ जॉब्स भी होती हैं वो भी ओवरसीज़ के अंडर आती हैं. एक तो उनको भी पता नहीं चलता अगर ये ऑफिसेज होंगे ये चीज़ें होंगी तो उनको भी ये फ़ायदा होगा. और दूसरा ये है कि मिनिस्टर साहब ऐसे आज मूड में जवाब अच्छे दे रहे हैं तो एक चीज़ और भी है कि जो बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक तो इनके पास वहाँ से आती हैं लेकिन कोई ओवरसीज़ भी कोशिश कर रही है कि यहाँ के बच्चे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ को ये बताएं कहाँ जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो उसमें बच्चे वो दाखिला लें या उसमें पढ़ाई करें तो उसके लिए भी कोई काम हो रहा है. शुक्रिया. Janab Agha Rafiullah Sahab. बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर. जनाब स्पीकर, बिल्कुल जिस तरह मेरे दोस्त ने कहा है कि और मिनिस्ट्री इस हवाले से क्या इक़दामात उठा रही है. मिनिस्ट्री इस टाइम जनाब ऑनरेबल मिनिस्टर साजिद तूरी साहब लास्ट टाइम जो है वो यूरोप का भी उन्होंने विज़िट किया और मिडिल ईस्ट का भी विज़िट किया और काफ़ी हमारे जो एग्रीमेंट्स हैं वो पाइपलाइन में हैं. इस टाइम माल्टा, कोरिया, जापान इस पर हम काम कर रहे हैं. और जिस तरीके से जनाब मौजूद मेंबर ने कहा कि आगाही के लिए तो हमारी वेबसाइट पर जनाब स्पीकर अपडेट होती रहती है जैसे जैसी पोजीशनें आती हैं और जिस मुल्क की तरफ से जब MOU साइन होता है उसकी पूरी डिटेल देते हैं. तो इस टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्ट्री इस हवाले से काफ़ी काम कर रही है. जो कि लास्ट टाइम एक इशू बना था माल्टा का, वो आपकी मेहरबानी से इस हाउस को मैं बताता चलूं कि आपने मेहरबानी की थी कि माल्टा वाला इशू जो मैंने यहाँ रेज़ किया था कि 450 लोगों की इशू बना था वो आपने कमेटी भेजा जिस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लिया और वो भी इशू रिजॉल्व कर दिया कि जो डिप्लोमेट कोरियर के ज़रिए वो पासपोर्ट भेजे जाएंगे. ये मेहरबानी इस हाउस की और आपकी मेहरबानी है कि प्राइम मिनिस्टर ने फिर उस पर एक्शन लिया. इंटीरियर मिनिस्ट्री को डायरेक्शन दी, हमारी मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने वो इशू भी रिजॉल्व कर लिया. तो इंशाल्लाह जो बाकी डिटेल है वो वेबसाइट पर मौजूद है.
जो जो अब फर्दर जिस ममालिक में बच्चों ने जाना है। थैंक यू। अच्छा, डॉक्टर दर्शन का हो गया। जनाब मीर गुलाम अली तालपुर टू आस्क वन क्वेश्चन। So my question is that the Honorable Parliamentary Secretary has said that due to austerity, these offices are not being opened. तो अब इसमें मैं ये उनसे पूछ सकता हूँ कि ऑस्टेरिटी का मतलब है कि जो लग्जरी आइटम्स हैं मिनिस्ट्री में उनको कम किया जाए। ये तो जो हैं बड़े बड़े एरियाज़ हैं जिनको प्रोटेक्टरेट्स की ज़रूरत है, मतलब सक्खर डिवीज़न हो गया, बन्नू, एबटाबाद, पूरा गिलगित बल्तिस्तान। तो आया इन जगहों पे फैसिलिटीज़ कम करके ऑस्टेरिटी की जा रही है ताकि लग्जरी आइटम्स रहें, या लग्जरी आइटम्स कम अगर किए जा रहे हैं तो फिर ये ऑफिसेज क्यों नहीं खोली जा रही? जी जनाब आगा रफ़ीउल्लाह साहब। जनाब स्पीकर, थैंक यू अगेन। मैं जिस तरह पहले मीर साहब के क्वेश्चन पे मैंने आंसर किया था कि चूँकि साबका दौर हुकूमत में ख़ास तौर से ये मिनिस्ट्री को साबका वज़ीर आज़म ने ख़ुद रखा था और अपने एक फ्रंट मैन जुल्फ़ी बुखारी के थ्रू, तो इसमें इतनी बेज़ाब्तियाँ और इतनी नालायकियाँ रही हैं कि कोई काम ढंग से हुआ नहीं है। जो भी उन्होंने किए सिर्फ मुख्तलिफ इस मिनिस्ट्री में बिल्डिंग्स देखी हैं कि किस तरीके से उनको रेंट आउट किया जाए अपने लोगों को। मुअज़्ज़िज़ रुकन सही फरमा रहे हैं कि ये किफ़ायत शारी में नहीं आता, लेकिन मिनिस्ट्री ने इस चीज़ की अहमियत को समझा है तो हमने समरी मूव किए कि इन तमाम बड़े शहरों में इसकी नीड है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मिनिस्टर साहब खुद कैबिनेट में इस चीज़ को लेके जा रहे हैं और इंशाअल्लाह अप्रूव करवाएंगे। ख़ास तौर से अगेन दोबारा मैं कहूँ कि जिस तरीके से इस मिनिस्ट्री में सर कोई ऑनरशिप थी नहीं। अब आप देखें एबटाबाद का जो ऑफिस था वो स्वाद सिर्फ किस बुनियाद पर लेके गए थे? वो सिर्फ एक अपने चहीते महफिलें और अपनी दिल पिशौरी के लिए उस मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश पर पूरा ऑफिस एबटाबाद वालों को महरूम करके वहाँ पर स्वाद लेके गए। तो इस किस्म की जब मिनिस्ट्री में इस किस्म के जब आपके गोल्स हो या आपकी सेंसिटिविटी इस तरह की होगी तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम है। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो उसकी अहमियत को समझते हुए समरी मूव की और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। इन बड़े शहरों में ये ऑफिसेज खुलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। मेरा ख्याल है कि दूसरा कॉलिंग अटेंशन भी इकट्ठा ही ले लें। तो जी मिस जी तालपुर साहब, जनाब गुलाम अली तालपुर। सर मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको कमेटी में भेजा जाए ताकि इस पे डिटेल डिस्कशन हो। क्या कह रहे हैं जी आगा साहब? बिल्कुल कमेटी में भेजा जाए ताकि मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को भी पता चले और कमेटी में शेख साहब इसकी इंशाल्लाह इस बाल की काल उतारेंगे, क्योंकि इसमें हकीकत में ये हुआ है कि एक शहर के साथ ज्यादती करके उसका ऑफिस सिर्फ इस वजह से चेंज किया गया है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को वो मिनिस्टर खूबसूरत अच्छा लगता था। तो ये कमेटी में भेजा जाए। इट्स रेफर्ड टू द कंसर्न कमेटी। थैंक यू। मोहतरमा आलिया कामरान साहिबा to move item number 55 calling attention of the Minister for Railways। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। जी मोहतरम, मैं वज़ीर बराए रेलवे की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश का बायस बनने वाले फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाऊंगी जो रेलवे के मुलाजमीन को पेंशन के फ़वाइद और तनख्वाह की अदायगियों में ताख़ीर से मुतल्लिक है। जी कौन जवाब देंगे? मोहतरमा किरण इमरान डार साहब। मोहतरमा किरण इमरान डार साहिबा नहीं है तो इसको डेफर कर देते हैं। जी वो मुझे मैसेज आया था मिनिस्टर रेलवे का और उनका ख्याल था कि वो खुद आके इस पे बात करना चाहते हैं, तो लेट्स डेफर इट। अगर आज आ जाते हैं तो ठीक है, वरना कल ले लेंगे इसको। थैंक यू।
किरण इमरान डायर साहब आ गई हैं? आप जवाब देना चाहती हैं? जी 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 स्पीकर। किरण इमरान डार साहिबा, आपने सुन लिया ना जी? मैंने सुना नहीं। आप अभी तशरीफ लाई हैं? जी जी आप एक शॉर्ट स्टेटमेंट दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब स्पीकर, और शुक्रिया मेरे मौजूद मेंबर का जिन्होंने ये कॉल एंड रिटन नोटिस पे बात की। जहाँ तक पेंशन्स की है, आज 18 तारीख है। आज तमाम पेंशनर्स को और तमाम लोगों को जो है उनकी सैलरीज जो है वो आज इंशाल्लाह मिल जाएगी, जो आपका कंसर्न था रिगार्डिंग दिस। आगे आप सवाल कर लेंगे तो मैं उसका जवाब आपको दे दूंगी। जी मोहतरमा आलिया कामरान साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया जी, मेरी बहन ने सही फरमाया। इशू ये है कि ये रेलवे के जो मुलाजमीन हैं, रेगुलर मुलाजमीन, उनकी मार्च की तनख्वाहें जो हैं वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई थी। अगर सबको तनख्वाहें मिल गई और ठीक कह रही होंगी, तो क्या इनकी जो अगर मार्च की तनख्वाह ये मिली है तो क्या इनको अप्रैल की तनख्वाह कब तक मिलेगी जो एडवांस मिलनी थी? दूसरा मोहतरम, इसके साथ जो मैंने तवज्जो दिलाई है वो इस चीज़ के ऊपर कि गुज़िश्ता 3-4 साल से जो रेलवे के मुलाजमीन रिटायर्ड हो गए हैं, उनके पेंशनरी बेनिफिट्स, जिसमें आपका जीपी फ़ंड भी है, जिसमें आपका लीफ इनकैशमेंट, ग्रेजुएटी वगैरह जैसे फ़ंड्स होते हैं, वो अभी तक उनकी अदायगियाँ नहीं हो पा रही। तो अगर इसके जो रेवेन्यू है रेलवे का, एक ख़ास हद तक अगर देखा जाए, मारूजी हालात देखे जाएँ तो वो रुक गया है, तो इन हालात में ये इनकी अदायगियाँ, इनकी तनख्वाहों की और इनके पेंशनरी जो इनके फ़ंड्स हैं, बेनिफिट्स हैं, इनकी अदायगियाँ जो है ये कब तक, कोई डेट बता दें कि कब तक मुमकिन कर पाएंगे। और अगर ये जवाब देते हैं कि हमारे हालात अच्छे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो फिर इनकी अदायगियाँ क्यों नहीं हो पा रही? और मोहतरम, मैं आपकी तवज्जो इस चीज़ की जानिब भी दिलाऊंगी कि 2022-2023 के अंदर एक बजट के अंदर पेंशन फ़ंड कायम हुआ था, तो क्या रेलवे के मुलाजमीन को ने उनसे कुछ पेंशन की मद में हासिल किया है उस फंड से? तो ये शुक्रिया जी। मोहतरमा किरण इमरान डार साहिबा। थैंक यू जनाब स्पीकर। मेरी मौजूद रुकन ने बहुत लंबे सवाल किए हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि वन बाय वन मैं उनके सवालों का जवाब दे दूं। जहां तक बात कही आपने मार्च की, मैं आज की डेट में आपको फिर दोबारा वही बात रिपीट करूंगी कि आज की डेट तक उनको वो सारी सैलरीज और पेंशन जो हैं वो मिल जाएंगी। दूसरा, आपने बात कही पेंशनर्स की। बिल्कुल, हमारी हुकूमत आने से पहले जिसका जितना दाव लगता था, और जो लोग अगर 2022 में जो लोग रिटायर होते थे उनको पेंशनर्स पहले मिल जाती थी। लेकिन साद रफ़ीक साहब ने, मिनिस्टर ऑफ रेलवे ने इस चीज़ को इंश्योर किया कि जो पहले रिटायर हुआ है उसकी पेंशन को पहले किया जाए। जहाँ तक बात की आपने, जिस तरह पेंशनर्स को 3 मद में उनको चीज़ें दी जाती हैं, इनकैशमेंट होती है, मोडेशन होती है और जीपी फंड होता है। अगर मैं बात करूँ इनकैशमेंट की, तो 2022 जो है वो हमने इस वक्त तक 2022 हमने क्लियर कर लिया है। ग्रेजुअली हम चले हैं, अभी 2023 के जो लोग हैं उस पर काम नहीं हुआ, 22 तक हमने क्लियर कर दिया है। जहाँ तक आपको मैं बात करूँ अकोमोडेशन की, उसमें 2021 में हम हैं, और अगर मैं जीपी फंड की बात करूँ तो उसमें हम 2022 में हैं। तो हमने चीज़ों को पाइपलाइन किया है, और जो लोग पहले, फिर बात कर रही हूँ, जो लोग पहले रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन पहले बनती है, तो हमने इसी सिस्टम को अडॉप्ट किया। क्या थैंक यू जी। नेक्स्ट इज जनाब सलाहुद्दीन अयूबी साहब जी। 1 मिनट, मैं पहले देख लूँ। नॉट प्रेजेंट। मोहतरम कमालुद्दीन साहब नॉट प्रेजेंट। मोहम्मद जमालुद्दीन साहब नॉट प्रेजेंट जी। मोहतरमा आलिया कामरान साहब, एक सवाल कर लेंगे आप। जी जी, शुक्रिया मोहतरम। मैं इनसे ये क्लियर पूछना चाह रही हूँ, ये ठीक कह रही होंगी, अगर ये ठीक है तो अच्छी बात है। जिस तरह से मैंने ये तवज्जो दिलाई है कि इनको पिछले महीने की, यानी मार्च के महीने की तनख्वाह अभी तक सैलरीज नहीं मिली। इन्होंने कहा कि मिल गई हैं,
अगर मिल गई हैं तो फिर जो एडवांस ऐलान हुआ था सबके लिए कि उनको अप्रैल की तनख्वाहें एडवांस दे दी जाएंगी, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि क्या अगर उनको मिल गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिली तो बहुत जल्दी उनको मिल जानी चाहिए। दूसरा मोहतरम, इन मुलाजमीन की, रेलवे के जो मुलाजमीन हैं वो तो वैसे ही सफ़ेद पोश ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तनख्वाहों के ऊपर उनकी मामूली तनख्वाहें होती हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि उनके जो पेंशनरी ये बेनिफिट्स हैं, कोशिश करें कि मिनिस्टर साहब जो है वो भी जल्द अज जल्द उनके सवाल आ गया आपका। जी जी मोहतरमा किरण इमरान डार साहब, आप इसका स्पेसिफिक बस जवाब दे दें। फिर वही बात करूंगी कि आज की तारीख में, आज 18 अप्रैल है, आज की तारीख में उनको सैलरीज मिल जाएंगी। और जहां तक बात कही इन्होंने रेलवे की, आपको भी पता है कि फ्लड आया, उससे हमारा हम रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सके, और अभी भी हमने जो रिपेयरिंग की है वो 3 अरब रुपए की हमने अपने ही फंड से की है। हमें इस वक्त रेलवे को जो लॉस है वो 10 अरब रुपए का है, तो इसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है हमें भी सैलरीज को डिलीवर करना, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम उसको डिलीवर करें। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट इज आइटम नंबर 3। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, आप कोई बात करना चाहते हैं? लेकिन अगर मुख्तसर करें क्योंकि आज प्राइवेट मेंबर डे है, या बाद में करना चाहेंगे, जिस तरह आप बेहतर समझते हैं। ओके, मुख्तसर करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। सर, आजकल जो ख़ास तौर पर बात हो रही है और कहा जा रहा है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए, इससे कोई इनकारी नहीं है, मगर आज हालात जिस नहज पे पहुंच गए हैं, आज मुल्क में जो इंतशार, आज मुल्क की माशी दाखिली खारजी सूरत हाल, इसको देखते हुए भी कोई अगर ज़िद करे इलेक्शन होने चाहिए तो हो जाने चाहिए। अब आ जाएं कि अगर ग्रीन जी जावेद लतीफ़ साहब, सर ये अगर सर गुजारिश है कि अगर 2002, 2008, 2018 मेरी क़यादत को इलेक्शन से बाहर रख के इलेक्शन होते रहे, आरटीएस बंद होता रहा और इसके लिए सहूलतकारी होती रही, मगर किसी को कानून आइन का ख्याल इसलिए शायद ना आया कि वो मेरे साथ हो रहा था, मगर वो बर्दाश्त कर लिया। अगर 2023 में भी मेरी क़यादत को, नवाज शरीफ को इलेक्शन से बाहर रख कर कोई ये कहे कि वो इलेक्शन होंगे या उस इलेक्शन को कोई मानेगा, तो जनाबे स्पीकर 2023 के इलेक्शन अगर नवाज शरीफ के बगैर हुए तो पाकिस्तान के अंदर एक खूनी लकीर ऐसी खींच दी जाएगी जो दोबारा मिटाने से भी नहीं मिट सकेगी। पाकिस्तान के अंदर जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी देके, और आज बड़ा एहतराम है हमें, बड़ा एहतराम है हमें अदारों का, हमें मोहतरम अदलिया का भी बड़ा एहतराम है, मगर कोई ये बताना पसंद फरमाएगा कि मौलवी तमीज़ुद्दीन अगर उस वक्त जस्टिस मुनीर वो जजमेंट ना देते, या अगर दी तो क्या उसको कोई जज कहेगा? और नहीं कहता। और क्या उसके बाद जस्टिस सज्जाद अली शाह, राणा साहब इजाजत है जी, मेहरबानी। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, नो क्रॉस टॉक। जी जावेद लतीफ़ साहब, फिनिश इट। मगर जस्टिस सज्जाद अली शाह, जो कहा जाता है कि मुस्लिम लीग पर इल्जाम है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया, अगर 3-4 गमलों को टूटना सुप्रीम कोर्ट पर हमला है तो आज बताया जाए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट पर
जबान पार्क के दहशत गर्द ने कितनी दफा हमला किया और कितनी दफा FIR हुई, कितनी दफा तौहीने अदालत हुई, मगर उस वक्त तौहीने अदालत की FIR हुई, हमारे लोग डिस्क्वालीफाई हुए। मगर आज तो अगर छतों पे चढ़ के, अगर दीवारों पे चढ़ के, अगर गलेलों से, डंडों से, अगर वहां आंसू गैस का इस्तेमाल हो, वहां नारेबाजी हो, उसको अगर कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट का वो इस्तकबाल करने आया है, फूल निछावर करने आया है, तो फिर ठीक है जिस तरफ पाकिस्तान जा रहा है। मगर मैं तो ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देने वाले जजों को लोग जज कहते हैं? लोग तो कातिल कहते हैं। और क्या नवाज शरीफ को हाईजैकर बनाने वाले और उसको सजा देने वाले जज रिजवी साहब को आज कोई जज कहता है? और क्या नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करने वाले जो जज हैं उनको आज भी कोई जज कह रहा है? और क्या पाकिस्तान के अंदर आप जब चाहें जिस पे तलवार चलाना चाहें, जो चलवाना चाहें वो चला दें और उसके बाद कोई जी जारी रखें। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। उसके बाद कोई उनको भी ना पूछे और वो तसलसल जारी है। आप मुझे ये बताएगा कोई जो हमें भाषण देते हैं कि आईन कानून की पासदारी होनी चाहिए, तो फिर मुझे आज एक बात बता दें। मैं एक तालिब इल्म के तौर पे मैं नहीं जानता, मैं कम इल्म हूं, मुझे ये कोई बताए कि क्या पाकिस्तान के अंदर अगर कोई दफाई अदारा मार्शल लॉ लगाता है तो उसको आईनी कवर देने वाली ये पार्लियामेंट है या साथ वाली बिल्डिंग में बैठे मोहतरम जज साहबान हैं? और क्या अगर आर्टिकल 6 आईन तोड़ने वाले जर्नैलों पे लगना चाहिए, जो हमने एक दफा लगाया और उसके असरात अभी तक भुगत रहे हैं, मगर क्या उसको कवर देने वाले जो जज साहबान हैं उन पे आर्टिकल 6 नहीं लग सकता? क्या वो आईन तोड़ने वालों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते? और कल एक बात हुई है, कल एक वजीर कानून साहब ने एतराफ़ किया कि हमें मजबूर किया गया, साबिक जो अदारे के सरबराह थे और उनके कहने पे 2 जजेस को हमने वोट किया, जूनियर जजेस को, और वो आज सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। मैं गुजारिश करूंगा जी कि अगर अब किसी पर्दादारी की तो जरूरत नहीं है, उनके नाम बता देने चाहिए, उन दोनों जजेस के नाम बताने चाहिए और किस बना पे साबका सरबराह जो थे अदारे के, किस वजह से उन्होंने वो 2 नाम दिए और उनका हदूद दरबा जो है वो इस पार्लियामेंट को पता चलना चाहिए, इनके इल्म में होना चाहिए कि वो हमारी पाकिस्तानी कौम की किस्मत के फैसले करने वाले जो हैं। और मैं एक जनाब स्पीकर आपकी खिदमत में ये भी अर्ज करना चाहता हूँ, जस्टिस सजाद अली शाह का बड़ा जिक्र होता है। जस्टिस सजाद अली शाह वो साहिब थे जिन्होंने 20 जूनियर जजों को अपॉइंट करने के लिए उस वक्त जोर डाला था और खुद अपनी मुद्दत पूरी होने के करीब थे, तो उन्होंने भी अपनी तारीख पैदाइश तब्दील करने के लिए, करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था और उससे जो इख्तलाफ बढ़े वो बढ़ते बढ़ते 58(2)B जो हथियार था एक ताकतवर के पास, उसको वो खत्म नहीं होने देना चाहते थे। उसके बाद
भी कहा जाए कि जनाब उस अदारे के साथ टकराव, उस लड़ाई जो है वो मुस्लिम लीग ने की। तो मैं आखिर में एक गुजारिश करना चाहता हूं, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी, उसका क्या गुनाह है? आप मोहतरम जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो पिछली हुकूमत ने रेफरेंस दायर किया था, जो कि बदनीति की बुनियाद पे था, वापस लिया गया, तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो एक पहला कतरा था, जिन्होंने कहा कि बेंच किस तरह बनते हैं, जनरल फैज किस तरह मेरे पास आए और जिसके जुर्म की पादाश में उसको हटा दिया गया, आज तक उसको जो सहूलत मिलनी थी रिटायरमेंट की भी वो नहीं मिल सकी। पिछली हुकूमत ने जो रेफरेंस दायर किया था, मौजूदा हुकूमत को वो रेफरेंस वापस लेना चाहिए। थैंक यू जावेद लतीफ साहब। Thank you. Item number 3, Miss Asia Azim to move item number 3. Thank you, Mr. Speaker. I move for leave to introduce a bill to provide for the remuneration of State Council in Islamabad Capital Territory. The Islamabad Capital Territory State Council Remuneration Bill 2023. जी मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब। Okay, this bill is referred to the concerned committee. Now I put the motion to the House as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and leave to introduce the bill is granted. No, it has been referred to the committee. जी आसिया अजीम साहब। इंट्रोड्यूस करूं अब इसे? अच्छा ठीक है, आप इंट्रोड्यूस कर लें। मूव करें आइटम नंबर 4। I introduce the Islamabad Capital Territory State Council Remuneration Bill 2023. Okay, the said bill stands introduced. In question stands introduced. Item number 5, Mr. Qadir Khan Mandokhel to move item number 5. Qadir Khan Mandokhel. Mr. Speaker, I wish to move for leave introduce a bill for further amendment of Drug Act 1976, Drug Amendment Bill 2023. Minister for National Health and Services Regulation and Coordination, do you oppose it? सर मैं ये कहना चाहूँगा, ये ख़वातीन के मेकअप के हवाले से ये बिल है। ये भाई को भी घर नहीं जाना है, हमको भी नहीं भेजना चाहता, तो ठीक है मैं अपोज नहीं करता। इसको कमेटी में भेज दिया है, मेकअप का बिल कमेटी में भेज दे, मैं अपोज नहीं करता सर। Okay. Now the question is that the leave to introduce a bill further to amend the Drugs Act 1976, the Drug Amendment Bill 2023 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and the leave to introduce the bill is granted. G. Dr. Mr. Qadir Khan Mandokhel to move item number 6. I introduce the bill further Drug Act 1976. जनाब स्पीकर आगा साहब फरमा रहे बिल क्या ये आजकल मर्दों का भी जो है ना वो मेकअप का सामान ज़रूरत है, और ये वैसे मेकअप नहीं है। ओवरऑल पटेल साहब भी मेरे मोहतरम भाई है,
ये एक किस्म का केमिकल इस्तेमाल हो रहा है लोगों का, वहाँ पे इसका कोई इलाज नहीं है और ये कैंसर का सबब बन रहा है। और बहुत सारे जो हमारी यहाँ जो कंपनियाँ हैं जो ये सामान बना रहे हैं, और वो न सिर्फ ख़वातीन का बल्कि मर्दों के लिए भी एक अजाब है। मेरी बहनें बैठी हुई है लेकिन उनकी भी एक आवाज़ बन के मैं सामने करूँ, तो ये एक कैंसर की अलामत के हवाले से इसके ऊपर जो ना अगर कंट्रोल किया जाए तो ये फ़ायदा होगा सबको। The bill in question stands introduced. Item number 7, Mr. Muhammad Aslam Bhutani Sahab. Bhutani Sahab? Deferred. Bhutani Sahab nahi hai. Item number 8. Again, Bhutani Sahab. Item number 9, Mr. Qadir Khan Mandokhail to move item number 9. Mr. Speaker, I beg to move the leave for the introduce a bill on, to amend the Legal Practitioner Bar Act 1973, the Petitioner Legal Practitioner and Bar Council Amendment Bill 2023. Minister for Law and Justice, do you oppose it? कौन करेंगे? Mohtarma Mehnaz Akbar Aziz Sahiba, do you oppose it? No, sir, we don't oppose it, but we suggest that it is referred to the committee. Okay. Now I put the motion to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. Again, Mr. Qadir Khan Mandokhail to move item number 10. I introduce the bill for further amendment, the Legal Practitioner Act, Bar Council Act 1973. The bill in question stands introduced and is referred to the concerned committee. Item number 11, Ms. Asia Azim to move item number 11. Thank you, Mr. Speaker. I move for leave to introduce a bill to provide for the establishment of a criminal prosecution service in Islamabad Capital Territory, the ICT Criminal Prosecution Bill 2023. Minister for Interior, do you oppose it? देखें, जब ये प्राइवेट मेंबर डे हो या क्वेश्चन आवर हो, ये बार बार ताकीद की गई है कि मिनिस्टर कंसर्न जो हैं वो वहाँ मौजूद होने चाहिए, और अगर वो नहीं हैं तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट या फिर पार्लिमानी सेक्रेटरी का यहाँ मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं इसको डेफर करता हूँ जब तक कि मिनिस्टर साहब आ जाएं। इसको जी आसिया अजीम साहब। सेक्रेटरी इंटीरियर से मीटिंग भी हो चुकी है और जो कमेटी की चेयर है इंटीरियर की उन्हें भी इस पे कोई एतराज़ नहीं है, तो आप इसे कमेटी को कर दें रेफर। ठीक है, मैं इसको पहले पुट करता हूँ हाउस को। नो आई पुट द मोशन टू द हाउस। ऑल दोज इन फेवर ऑफ इट मे से आई, ऑल दोज अगेंस्ट इट मे से नो। आई थिंक द आईज हैव इट एंड द लीव टू इंट्रोड्यूस द बिल इज ग्रांटेड। Item number 12, Ms. Asia Azim to move item number 12. Thank you. I introduce the ICT Criminal Prosecution Service Bill 2023. The bill in question stands introduced. Item number 13, Ms. Asia Azim to move item number 13. I move for leave to introduce a bill further to amend the Pakistan Penal Code 1860, the Pakistan Penal Code Amendment Bill 2023. Minister for Interior, आसिया बीबी आप बताएं, आसिया अजीम साहिबा कि क्या है ये बिल, आपका जरा इसके बारे में कुछ मालूमात दें। इसमें जी अमेंडमेंट्स पहले स्पीकर साहब आ चुकी हैं 2011 में भी और 16 में भी। हमारे पास बिजली की चोरी थेफ्ट के बारे में जो हम FIRs रजिस्टर कराते हैं उसके लिए ऑथराइज्ड लोग होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ ने या सरकारी मुलाजमीन मुकर्रर किए होते हैं, लेकिन पेट्रोलियम और गैस के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे FIR दर्ज कराई जाती हैं जो फ्रिवोलस होती हैं और जिससे बहुत से प्रॉब्लम्स जन्म लेते हैं। तो इसके लिए भी ऑथराइज्ड
17 ग्रेड से ऊपर के अफसरान मुकर्रर किए जाएं जो ये FIR दर्ज करा सकें गैस और पेट्रोलियम के सिलसिले में। अच्छा जी, Minister of Interior. Now I put the motion to the House. The question is that leave to introduce a bill further to amend the Pakistan Penal Code 1860, the Pakistan Penal Code Amendment Bill 2023 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. And जी जी नहीं, अब मेरा ख्याल है कि इसको इंट्रोड्यूस करें. Introduce the Pakistan Penal Code Amendment Bill 2023. The bill in question stands introduced. इसको रेफर कर दें इसको. Question item number 15, Mr. Mohammad Jamaluddin. Jamaluddin साहब not present. और अब आ जाएं आइटम नंबर Item number 20, Maulana Abdul Akbar Chitrali to move item number 20. शुक्रिया जनाब स्पीकर, मैं तहरीक पेश करता हूं कि एलाइड पेशावरान सेहत कौंसिल एक्ट 2022 नंबर 9 बाबत 2022 में तरमीम करने का बिल सेहत कौंसिल तरमीमी बिल 2023 पेश करने की इजाज़त दी जाए. The bill in question stands introduced. Now I put the motion to the House. All those in favor may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. मौलाना साहब आप बताइए कुछ बिल के बारे में. जी हाँ, ये कि जनाब स्पीकर एक एलाइड पेशावराना सेहत कौंसिल एक्ट 2022 ये एक एक्ट है. इसमें चंद चीज़ें जो इसमें शामिल करने से रह गई थी और पिछले कोविड में इन चीज़ों की अहमियत उजागर हो गई और उसके बाद फिर सेनेट की कायमा कमेटी सेहत ने यह सिफारिश की है कि इन चीज़ों को भी इस एक्ट में शामिल किया जाए. मसलन उसमें बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी पहले शामिल नहीं है, अब शामिल किया जा रहा है. और इसी तरह इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नोलॉजी है, इसको भी शामिल नहीं किया गया था, उसको भी शामिल. MCH टेक्नोलॉजी, इसको भी शामिल किया जा रहा है. फार्मेसी टेक्नोलॉजी, इसको भी शामिल किया जा रहा है. प्राइमरी हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, इसको भी शामिल किया जा रहा है. और टीचिंग टेक्नोलॉजी, इसको भी शामिल किया जाए ताकि ये इस एक्ट के ज़रिए से लोगों को बेहतर सेहत की सहूलियात फराहम किए जा सकें. जी मिनिस्टर साहब आपको बात करना चाह रहे हैं. मिनिस्टर फॉर नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन, डू यू अपोज इट? सर मैं इससे पहले कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक जी प्लीज़. बहुत शुक्रिया सर. यकीनन ठीक बात चित्राली साहब ने. ये अलाइड काउंसिल जो थी ना सर, जिस तरह डॉक्टर्स के लिए हमारे पास PMDCA है, पाकिस्तान में ये मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, फिर इस तरह नर्सिंग काउंसिल है जो नर्सेस के लिए होती है, मेल फीमेल नर्स. तो जो टेक्नीशियन होते हैं ना सर, ये एक्सरे के टेक्नीशियन जो होते हैं और हॉस्पिटल से रिलेटेड जो लैब्स में काम करते हैं, ये अल्लाह का शुक्र है ऐसी हुकूमत का कारनामा है कि इनकी काउंसिल भी बनाई गई. तो अभी अगर इसमें कोई इजाफा या नफ़ी चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि मैं अपोज नहीं करूँगा. हमारी इस्लाह हो जाएगी, इसमें कोई वो नहीं है सर. ठीक. थैंक यू मिनिस्टर. अब तो हो गया. Now I put the motion to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. Item number 21, Mr. James Iqbal, Ms. Asia Azim to move item number 21. जेम्स इकबाल हैं? Not present. आप मूव कर दें.
I move for leave to introduce a bill to constitute the Pakistan Red Crescent Society, the Pakistan Red Crescent Society Bill 2023. जी, Minister for National Health Services Regulation and Coordination, do you oppose it? नहीं, मिनिस्टर साहब है ना इधर है. हाँ, नेशनल हेल्थ सर्विसेज के ना. जनाब मिनिस्टर फॉर नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन, do you oppose it? No, sir, I already told them. No, this is item number 21. Sir, let me please. Mr. James Iqbal and Miss Asia Azim. सर, मैं आपका जी देख लें जरा. एक सेकंड लूंगा. मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी दोस्तों से कुछ बात हो रही थी तो हिलाल अहमद सोसाइटी के लिए एक ठीक है, भिजवा दें. वैसे होती तो ये सदर पाकिस्तान के अंडर है डायरेक्ट, लेकिन फिर भी सर इसको भिजवा दें कमेटी में, मुझे कोई इतराज़ नहीं. Now I put the motion to the House as moved. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and the leave to introduce the bill is granted. G. Miss Asia Azim to move item number 22. Thank you, Mr. Speaker. I introduce the Pakistan Red Crescent Society Bill 2023. The bill in question stands introduced. Item number 23, Mr. Qadir Khan Mandukhail to move item number 23. I beg to move for the leave to introduce a bill further for amend a legal practitioner and Bar Council Act 1973, the Legal Practitioner and Bar Council Amendment Bill 2023, Section 11. Mr. for Law and Justice, do you oppose it? Sir, we don't oppose it, but suggested to refer it to the Committee of Law and Justice. No, I put the motion to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and the leave to introduce the bill is granted. Item number 24, Mr. Qadir Khan Mandukhail to move item number 24. I introduce a bill further amend Legal Practitioner Bar Council Act 1973, Section 11. The bill in question stands introduced. Item number 25, Ms. Wajiha Kamar to move item number 25. Wajiha Kamar not present. Deferred. Item number 27, Ms. Zubaida Jalal to move item number 27. Zubaida Jalal Sahaba not present. अब कौन सा है? Item number 29, Dr. Nafisa Shah to move item number 29. Nafisa Shah Sahib, not present. Then let's go to item number 31, Mr. James Iqbal to move item number 31. Not present. Then let's move to item number 33, Sardar Riaz Mahmood Khan Mazari, Chairman Standing Committee on Energy Power Division, to move item number 33. Janab Mazari Sahab. I move that the delay in the presentation of report of Standing Committee on the calling attention notice number 1, moved by Maulana Abdul Akbar Chitrali and 4 other MNAs regarding inflated electricity bills for the month of August 2022, referred to the committee on 12/10/22 till today be condoned. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. Item number 34, Sardar Riaz Mahmood Khan Mazari, Chairman Standing Committee on Energy Power Division, to move item number 34. 34.
to present the report of Standing Committee on calling attention notice. The report of the Standing Committee on the calling attention notice stands presented. Item number 35 motion, Sardar Riaz Mahmood Khan Mazari, Chairman Standing Committee on Energy Power Division, to move item number 35. I move that the delay in the presentation of report of Standing Committee on the matter raised by Syed Mahmood Shah, MNA, regarding bills, utility bills of houses demolished during floods in Balochistan, referred to the committee on 2010-22 till today be condoned. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. Item number 36. Again, Sardar Riaz Mahmood Khan Mazari Sahab, Chairman Standing Committee on Energy Power Division, to move item number 36. I present the report of Standing Committee on the said matter. The report of Standing Committee stands presented. Item number 37, Sardar Riaz Mahmood Khan Mazari, Chairman Standing Committee, to move item number 37. I move that the delay in the presentation of report of Standing Committee on the matter raised by Mr. Muhammad Anwar, MNA, regarding worst load shedding in District Lucky Marwat, referred to the committee on 23/5/22 till today be condoned. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. Item number 38. Sardar Riaz Mahmood Khan Mazari, Chairman Standing Committee, to move item number 38. I present the report of the Standing Committee on the said matter. The report of the Standing Committee stands presented. Item number 39. Sardar Riaz Mahmood Khan Mazari, Chairman Standing Committee on Energy Power Division, to move item number 39. I move that the delay in presentation of report Standing Committee on calling attention notice 10 moved by Maulana Abdul Akbar Chitrali and 5 other MNAs regarding charging of TV fee in the electricity bills of mosque and the country referred to the committee on 13/10/22 till today be condoned. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. Item number 40. Sardar Riaz Mahmood Khan Mazari, Chairman Standing Committee on Energy Power Division, to move item number 40. I present the report of Standing Committee on the calling attention notice 10. The report of the Standing Committee stands presented. Item number 41. Okay. Janab Mohtaram Agha Rafiullah Sahab. On point of order. जी जनाब. बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर. जनाब स्पीकर, रोज़ मुल्क में लोग महंगाई से तो तंग हैं, लेकिन एक बेयकीनी का माहौल बना हुआ है. जहाँ जाते हैं कहते हैं कि क्या होगा, क्या होने जा रहा है, क्या बनेगा. जनाब स्पीकर, आईन पाकिस्तान फौरी और सस्ता इंसाफ करना बुनियादी हकूक़ करार देता है. कुछ दिन पहले जनाब स्पीकर इस हाउस में के सामने एक सवाल था जिसकी तफसीलात रखी गई थी. इस वक्त मुल्क में तकरीबन 4 लाख केसेस ज़ेर इल्तिवा है. जनाब स्पीकर, ये 4 लाख केसेस मुख्तलिफ लोगों के इंसाफ के मुंतज़िर हैं, लेकिन मुअज़्ज़ज़ अदालत किस एजेंडे पे है वो इस टाइम पूरा पाकिस्तान जानता है. हम बात करें तो फिर तौहीन ने अदालत. अगर सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ देने में नाकाम है तो ये तौहीन अदालत नहीं है. जब एक आम पाकिस्तानी को ये अदालतें इस गरीब आवाम के बोझ पर, टैक्स पर बोझ बनी और
फिर इंसाफ का तकाजा करें तो फिर तौहीन अदालत है। तो क्या ये 22 करोड़ अवाम की तौहीन नहीं है? आज सिर्फ फौरी सस्ता इंसाफ एक ही शख्स के लिए कोर्ट बाहर से जमानत भी मिलती है, जिसके हाजिरी भी लग जाती है, अदालत के अताते में ना आके भी उसकी हाजिरी लग जाती है। अगर आइन के रूल से बराबर है तो इंसाफ के तराजू बराबर क्यों नहीं है? जब कहा जाता है कि ऐवान में बैठे लोग पहले जेलों में थे, उनके बारे में मुख्तलिफ रिमार्क्स पास किए जाते हैं, जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी डिक्टेशन देती है और वो मोअज़्ज़िज़ अदालत में बैठ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करती है, सिर्फ इसलिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को उसका ग्राफ कम करने के लिए या उसकी इस माशरे में इमेज खराब करने के लिए, क्योंकि मोअज़्ज़िज़ अदालत में बैठा शख्स जो भी बोले वो तौहीन अदालत नहीं है, वो 22 करोड़ अवाम की तौहीन नहीं है, वो इस ऐवान की तौहीन नहीं है। ये मोतबर जिसकी मर्जी चाहे पगड़ियाँ उछालें। सर, पार्टियों का सियासी कैरियर मुस्तकबिल ख़त्म करने के लिए ये तैयार बैठे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियां ही हैं जिन्होंने इन 4 इकाइयों को मजबूती से रखा हुआ है। आज पाकिस्तान की अवाम इन पॉलिटिकल पार्टियों की उम्मीद पर इस मुल्क में, इस महंगाई में, इस सिनेरियो में भी एक आस लेके बैठे हैं कि जी ये पॉलिटिकल लोग इन मसाइल का हल निकालेंगे, लेकिन ये किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते कि ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस मुल्क में मसाइल का हल ढूंढे और इस किस्म के रिमार्क्स पास करेंगे कि उसका पॉलिटिकल फ़ायदा किसी और सियासी जमात को दें। क्या ये पार्टियों की तौहीन नहीं है जनाब स्पीकर? क्या उन 22 करोड़ अवाम जो इन पार्टियों का वोट बैंक लेके आते हैं, मैंडेट लेके आते हैं, ये उनकी तौहीन नहीं है? और जब सुप्रीम कोर्ट उसके जज ऐसे रिमार्क्स दें और एक ख़ास पार्टी अपने सियासी मकासद को, तो क्या ये तराजू के दोनों पलड़े बराबर हैं? जब आप एक पलड़े का झुकाव जानबूझ के दानिस्ता तौर पर पॉलिटिकली इमेज बढ़ाने के लिए, तो इस मुल्क में फिर किस तरीके से सियासी इस्तेकाम आ सकता है? जनाब स्पीकर, अदलिया आज़ाद है, यकीनन आज़ाद है, तो क्या पार्लियामान उनकी गुलाम है? क्या ये पार्लियामेंट उनका गुलाम है? पार्लियामान की बेतौकीरी क्यों? आइन में क्या सिर्फ इलेक्शन ही है कि 90 दिनों में ये इलेक्शन कराना है? ये बारहा रिपीट हो जाएगी ये बात कि जिस तरह कहा गया है कि जी आप नमाज की तरफ मत जाओ, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा आगे जाएं कि नशे की हालत में, ये सिर्फ एक रट्टा लगा लिया कि 90 दिन में इलेक्शन आईनी जिम्मेदारी है। जनाब स्पीकर, अगर कोई किसी की इमाम पर असेंबली तोड़े, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी करे, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस क्यों नहीं लेती? आज सारे आदम एतमाद का जिम्मेदार इमरान खान, आज सारे इस गैर सियासी मुल्क में जो एक इंतशार है उसका जिम्मेदार इमरान खान, सिर्फ अपनी अना के लिए इस हाउस में जितने भी मोअज़्ज़िज़ मेंबरान थे, जिद से, अना से, डिटाई से उनको रोका। वो तमाम एमएनएज़ जो पाकिस्तान से इसके निशान पे किसी भी तरीके से आए थे जनाब स्पीकर,
वो चाहते थे कि वो इस हाउस में अपने लोगों की नुमाइंदगी करें। वो हमारे जो कुलीग्स हैं वो हमसे कहते थे, लेकिन ये एक जिद्दी शख्स, चूंकि उसको ये गवारा नहीं था कि वो यहाँ पर एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा तो ये हाउस नहीं चलने दूंगा, इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम नहीं होगा, इस मुल्क में पार्लियामान नहीं होगा, क्योंकि वो लाडला नहीं है। जनाब स्पीकर, आज वक्त आ गया है कि उस लाडले को बताया जाए कि ये ऐसा नहीं है। जनाब स्पीकर, मेरा हुकूमत से ये मुतालबा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करे कि सुप्रीम कोर्ट में जहां हर चीज़ की तशरीह कर दी गई है, क्या एक वजीर आला बगैर वजह बताए असम्बली तोड़ सकता है? दो सूबों के मैंडेट को एक शख्स की अना के लिए वो रोल सकता है? इसकी कोई तशरीह नहीं करेगा कि एक आदमी के लिए? जी, आइन में बिल्कुल गुंजाइश है कि चीफ मिनिस्टर असेंबली रिजॉल्व कर सकता है, लेकिन कोई रीजन, कोई लॉजिक, सिर्फ और सिर्फ अना, सिर्फ और सिर्फ जिद, ये सर पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, पाकिस्तान की अवाम के साथ ज्यादती है। मेरा मुतालबा है जनाब स्पीकर कि सदर भी आईनी दायरे इख्तियार में वो असेंबली और वो पार्लियामान के पास करदा बिलों को फौरी तौर पर दस्तखत करें। जनाब स्पीकर, इस हाउस में एक बिल अवामी मुफाद का है जो कि मुख्तलिफ गाँव में, देहातों में, शहरों में पावर कंपनियां क्या करती हैं अपने मुफादात के लिए, अपने फ़ायदे के लिए पूरा फीडर बंद कर देते हैं या पीएमटी हैंग कर लेते हैं, जिससे जो लोग बिल दे रहे होते हैं उनकी भी हक तलफी होती है, उनके भी राइट्स सल्फ होते हैं। ये बिल इस हाउस ने भी पास किया है, सेनेट ने भी पास किया है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दबा के बैठे हुए हैं, पता नहीं किस मुफाद में या किस चक्कर में। मेरा मुतालबा है जनाब स्पीकर कि पीटीआई के जो सहूलतकार हैं, चाहे वो अदलिया में हो चाहे वो किसी भी इदारे में हो, अब उनका ताक़ुब करना चाहिए, उनकी निशानदेही करनी चाहिए। उन्होंने आइन के साथ खिलवाड़ किया। अगर आज भी ये हाउस उन लोगों की निशानदेही नहीं करता या उन लोगों का मुहासमा नहीं करता तो ये इस हाउस के साथ और आइन के साथ ज्यादती है। मेरा ये मुतालबा है कि अदलिया के फैसलों में जो कौमी ख़जाने को नुकसानात पहुँचाएँ, चाहे वो रेकोडेट हो, चाहे वो स्टील मिल की निजकारी का इशू हो, मुख्तलिफ इस तरह के बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हों, उसकी भी अब वक्त आ गया कि इनसे पूछा जाए कि जनाब ये आपके इन गलत फैसलों से मुल्क और कौम को ये नुकसान हुआ। जजों की तैनाती में जिसमें जनाब स्पीकर पार्लियामानी कमेटी बेबस है। जनाब स्पीकर, मेरे से पहले जावेद लतीफ़ साहब ने ये बात की, लेकिन मैं समझता हूं कि इसको रिपीट करना जरूरी है कि जनाब ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर ने इस बात को एडमिट किया है, इंटीरियर मिनिस्टर ने भी इस बात की एक प्रोग्राम में एडमिट किया कि जी जजों के तैनाती पर हम पर प्रेशर था। जनरल बाजवा ने कहा कि जी इनको लगाओ, वो लोग अब इस सफ़ेद बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, तो आप कैसे तस्वुर करते हैं कि ये किसी को इंसाफ देंगे जो सिफारिशी जज हो? इससे ज़्यादा आइन के साथ खिलवाड़ और क्या होगा कि जज सिफारिशी हो, यानी वकील करने की ज़रूरत नहीं है, जज ही हमने कर लिए। तब इस किस्म के फैसले आएंगे, मुल्क इसी तरह का इंतशार का शिकार होगा। जनाब स्पीकर, आज वक्त है कि हम उन लोगों की निशानदेही करें और उन लोगों का मुहासबा करें जिन लोगों ने अपने ताकत का, अपने ओहदों का नाजायज़ इस्तेमाल करके इस मोअज़्ज़िज़ ऐवान या इस मोअज़्ज़िज़ अदालत को, जिस पे 22 करोड़ की अवाम की उम्मीदें हैं कि यहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा, और वहाँ पर सिफारिशी जज बिठाए गए हैं, तो सर इसके बाद इंसाफ की तवक्को करना ज़्यादती होगी। सर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। जनाब स्पीकर साहब, ये इस हाउस की जिम्मेदारी है वो कमेटी या सेनेट में जो फारूक आमिर साहब ने बिल पेश किया था उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए, ताकि इसका एक तरीक़ाकार सेट हो। आज जो हम भुगत रहे हैं, आने वाले लोग तो ना भुगतें इन सिफारिशी जजों के बारे में। जनाब स्पीकर, यहाँ पर चौधरी फ़कीर साहब
मैंने उन्होंने सवाल किया था कि डैम्स फंड के हवाले से 4 साल हो गए जनाब स्पीकर, 4 साल तो अब नहीं 5 साल हो गए। वो सर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। MNA साहब सवाल करते हैं कि जनाब ये फंड के पैसे कहाँ हैं, ये ऐवान सुप्रीम कोर्ट उसके आंसर के लिए भेजते हैं। उन्होंने कभी गवारा नहीं किया कि इस हाउस को वो जवाब दें। जनाब स्पीकर, आखिरी में कंक्लूड करते हुए मैं आपसे सिर्फ ये इस आपके जरिए इस कौम को बताना चाहूँगा, जब अदालतें इंसाफ पर फैसला नहीं करती, ऐसे फैसले हमेशा अदालत के मुंह को चढ़ाती हैं और अदालत के मुंह पर फिटकार होती है। ऐसे जज हमेशा के लिए गुमनाम हो जाते हैं। आज पाकिस्तान का कोई बंदा बताए जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की जो अदालती कत्ल हुआ, उन जजों के नाम कौन जानता है? लेकिन शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का नाम रहती दुनिया तक क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जिए भुट्टो, जिए पाकिस्तान। थैंक यू। मेरी गुजारिश होगी तमाम रिस्पेक्टेबल मेंबरान से कि अपनी तकरीर के दौरान या कमेंट्स के दौरान जो है वो आर्टिकल 68 का ख्याल रखिए। जी मैं अब गुजारिश करता हूँ जनाब कैसर अहमद शेख साहब, मुख्तसर टाइम के लिए। जी उसके बाद आप भी। जी उसके बाद आधा मिनट। जनाब मोहतरम स्पीकर साहब, बड़ा शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। जनाब स्पीकर, जैसा कि आपको पता है कि कल हमारे स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में इन मामलात को डिटेल से डिस्कस किया गया। हमने इनवाइट किया था, मैं क्योंकि उसका चेयरमैन हूँ स्टैंडिंग कमेटी का, तो हमने इनवाइट किया था लॉ मिनिस्टर साहब को भी, और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान भी थे, अटार्नी जनरल भी थे, हमारे सीनियर कॉमर्स मिनिस्टर सीनियर रहनुमा हमारे नवीज़ कमर साहब भी थे, और हमारी पूरी कमेटी थी। उन्होंने थ्रेडबेयर मामलात को डिस्कस किया। जनाब स्पीकर, मैं आपको पहले भी कई बार आपकी तवज्जो दिला चुका हूँ कि असल हमारे मुल्क में और इस असम्बली के पास ज़्यादातर जो काम है वो फाइनेंशियल मैटर्स का है। हम इधर उधर की बातें करते हैं, ज़रूर करें, लेकिन हम मेंबर्स जो है असल में हमें तजावीज़ देनी है, हमें देखना है कि मुल्क हमारा किस तरह इकनॉमिक मैटर्स में क्या कुछ कर रहा है। आपके सामने है, मैं कई बार अपनी तकारीर में कह चुका हूँ कि 1972 12 नवंबर 1972 में पहली बार चाइना गया। उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ साइकिल थे, मैंने खुद देखा जो उनका। उनके पास ड्रेस नहीं था, उनके पास घर भी नहीं होते थे, छोटे छोटे घर थे जिनमें वो रहते थे। और हमारी शक्ल, क्योंकि टेलीविज़न उस वक्त उनके पास नहीं था और इंटरनेशनल एयरलाइन भी नहीं थी, तो उन्होंने बाहर की दुनिया के लोग ही नहीं देखे हुए थे। तो जब हम बाहर निकलते थे तो 100-200 बंदा सिर्फ हमारी शक्ल देखने के लिए, हम बिजनेसमैन जाते थे देखने के लिए, इकट्ठा हो जाता था। हमने उनको आज मैं बात करूं तो शायद मज़ाक़ करें, लोग हंसें, क्योंकि बात ही ऐसी है। यकीन जानिए कि हम पाकिस्तानियों ने उनको कारोबार करना सिखाया है। चीन की बात कर रहा हूँ, जो इस वक्त दुनिया की परचेजिंग पावर पैरिटी में दुनिया की सबसे बड़ी इकानमी है, और दुनिया का उनके पास एब्सोलूट अगर टर्म्स में भी देख लें, डॉलर टर्म्स में भी देख लें, तो सेकंड लार्जेस्ट इकानमी है। सर बात ये है कि क्या है, उनके यहाँ झगड़े क्यों नहीं होते? उनके यहाँ तो डेमोक्रेसी नहीं है, उनके यहाँ तो इलेक्शन भी नहीं होते। उन इलेक्शन वो सदर का करते हैं, लेकिन वो 120-30 करोड़ लोग आपस में कंसेंसस उन्होंने बनाया हुआ है, तो तब आगे बढ़े ना। हम तो जब हुआ हम लड़ाई झगड़े ही करते रहे। हम जब इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में 1970 में इलेक्शन हुआ, क्या हुआ? अवामी लीग और पीपल पार्टी आपस में इलेक्शन के रिज़ल्ट में नहीं फैसला कर सके। इलेक्शन हो गए, इलेक्शन का रिज़ल्ट ये हुआ कि पाकिस्तान के साथ 2 टुकड़े हमारा मुल्क हो गया, और इतना बड़ा अजीम मुल्क हम 2 हिस्सों में, हमारे 2 हिस्से हो गए। उसके बाद 77 में, जनाब स्पीकर आप तो इस बात के खुद गवाह हैं, 77 में इलेक्शन हुआ। इलेक्शन तो हो गया, लेकिन इलेक्शन के रिज़ल्ट नहीं माने गए। फिर जुडिशियल मर्डर हो गया, बहुत बड़े एक हमारे पॉपुलर लीडर जुल्फकार भुट्टो साहब का, और फिर मार्शल लॉ लग गया। उसके बाद भी इलेक्शन होते रहे। 10 इलेक्शन हो चुके हैं, मैं खुद 6 इलेक्शन कंटेस्ट कर चुका हूँ, 7वां इलेक्शन अब हम सोच रहे हैं कंटेस्ट। रिजल्ट, इलेक्शन होना क्या सिर्फ ज़रूरी है, होना चाहिए, लाजमी है, इलेक्शन लाजमी है। ये हमें मिसाल दी जाती है कि इंग्लैंड में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रही थी तब भी इलेक्शन हुए,
वो उनकी हिस्ट्री है, हम अपनी हिस्ट्री देखेंगे। हमें जब जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद हम आपस में बैठ नहीं सकते। पॉलिटिशियंस का मामला है, हम पॉलिटिशियंस की फेलियर है। पॉलिटिशियंस ने जो रिजल्ट दिया है, आज मुल्क में जो हालत है जनाब स्पीकर, हम वो अगर बात ना करें, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करते रहें, जो महंगाई का आलम है, जो पर कैपिटा इनकम को हमने कम कर दी है। मैं इस हाउस के फ्लोर से जनाब स्पीकर कह चुका हूँ, क्योंकि डॉक्टर महबूबुल हक मरहूम मेरे बड़े गहरे दोस्त थे, और मैं इस बात का गवाह हूँ कि मनमोहन सिंह इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे और डॉक्टर महबूबुल हक पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर थे। डॉक्टर महबूब, ये दोनों आपस में क्लास फेलो थे, और डॉक्टर महबूबुल हक से मशवरा करते थे मनमोहन सिंह कि पाकिस्तान आगे जा रहा है, पाकिस्तान की करेंसी मजबूत थी, पाकिस्तान की इकानमी, अगरचे इंडिया 6 गुना बड़ा मुल्क था, लेकिन पाकिस्तान से सिर्फ उसकी इकानमी 4 गुना थी, हमारा पर कैपिटा ज़्यादा था। और वो हमसे मशवरे करते थे कि हमने ओपनिंग अप पहले की, हमने अपनी इकानमी को पहले खोला, उनकी इकानमी क्लोज थी। IMF इंडिया को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता था, उनकी ग्रोथ ही नहीं थी, और हमारी ग्रोथ उस वक्त भी, मैं आपको पुरानी बातें कर रहा हूँ, सेकंड 5 ईयर प्लान हमारा कोरिया ने जाके लिया, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, और कोरिया ने हमसे, आज हमारे बच्चे वहाँ पे जाके छोटे छोटे जॉब करते हैं, और हमने उनको बताया कि प्लानिंग क्या होती है। जब तक हम पॉलिटिशियन ये सबक नहीं सीखेंगे, हम आवाम को उनकी बेहतरी नहीं बताएंगे। सर, अगर ये बातें करते हैं तभी पसंद नहीं की जाती। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मेरा मुल्क कैसे आगे बढ़े। मैं इसी अर्ज के साथ 20 साल में चैम्बर्स के इलेक्शन लड़ता रहा, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का 37 साल पहले प्रेसिडेंट बना। मेरा वहाँ ख्याल था कि हम जो बातें करेंगे मुल्क की बेहतरी के लिए, उस पर अमल होगा, लेकिन वहाँ भी अमल नहीं होता था। मैंने सोचा कि उस हाउस में जाऊँ जिस हाउस में असल पॉलिसी बनती हैं। जनाब स्पीकर, हमारे हाउस में कोई पॉलिसी नहीं बनती, सिर्फ हमें कह दिया जाता है बजट इस हाउस का प्रीरोगेटिव है। बजट जो है वो सेनेट में भी नहीं जाता, सेनेट के लोगों का वोट नहीं देते इस वक्त। सबसे थैंक यू कासिम शेख साहब, थैंक यू सर, आपका बहुत अच्छा पॉइंट है और आ गया माशाल्लाह। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मैं इतना टाइम नहीं दे सकूंगा, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की है। जनाब अब्दुल अकबर खान चित्राली साहब, आप भी बहुत शॉर्ट पॉइंटों पे बात करूंगा जी। एक तो ये, एक जनाब स्पीकर है, एक सेकंड जी, जनाब कैसर अहमद शेख साहब का माइक खोलें प्लीज, वाइंड अप कर लें, अपना फिक्रा मुकम्मल कर। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात को अप्रिशिएट किया। मैं ये कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, मैंने इनवाइट किया है प्राइम मिनिस्टर साहब को, परसों लाहौर में मैंने उनसे जाकर डिटेल मीटिंग की है, और उन्होंने मुझे मेरे ज़िम्मे लगाया है कि बिज़नेस कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, क्योंकि इस वक्त कराची जो हमारे बिज़नेस का हब है, जो कराची जो है वो, क्योंकि मेन इकानमी हमारी वहाँ से है और हमारा गेटवे है। सर, बस इंडिया में इस वक्त 50-60 अरब डॉलर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, बाहर का इन्वेस्टर आ रहा है, और वो लाइन लगी हुई है इंडिया में, और हमारे यहाँ 1 अरब डॉलर भी नहीं आ रहा। जनाब स्पीकर, मैं हल बता रहा हूँ क्यों IMF हमें नहीं दे रहा। IMF की कंडीशनैलिटी बहुत ज़्यादा है, हमें तो डॉलर चाहिए ना। क्यों हम कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं करते, ऐसा माहौल नहीं बनाते कि अगर इंडिया में पैसा आ सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ सकता। हम सऊदीया से कहते हैं, हम चाइना से कहते हैं, हमारे दोस्त मुल्क हैं। जनाब स्पीकर, ये आपका काम है और इस असम्बली का काम है कि कॉन्फिडेंस क्यों हमारे मुल्क पे नहीं आ रहा, हम ऐसा माहौल क्यों बना नहीं पा रहे कि लोग बाहर से पैसा लेके पाकिस्तान में नहीं आ रहे। हमें मौका दें सर। किसी को, इस असम्बली के किसी मेंबर के पास तो कोई पावर नहीं। आज IMF से जो डिस्कशन हो रही है, मुझे बताएं कि इस असम्बली का कौन सा बंदा उस नेगोशिएशन में शामिल है। थैंक यू वेरी मच जी। जनाब मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब, जनाब स्पीकर हो गया, जनाब का आ गया पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बस वो एक पॉइंट होता है, तो वो तकरीर के लिए फिर मैं किसी वक्त आपको स्पेशल टाइम दूंगा ताकि आप खुल के बात कर सकें। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये अपर चित्राल का मसला है, बार बार यहाँ मैं जिक्र कर रहा हूँ, अब मैं खुद थक गया हूँ, हकीकत यह है। और फिर उस मसले को हल करने के लिए मुझे इतला दिए बगैर बाला से गैर मुंतखब लोग उसमें कूद पड़े, और वही बातें जो हम 1 साल पहले कर सकते थे वो 1 साल बाद, चलो मुआहदा तो हो गया, जब जो कुछ हो गया। बिजली का मसला था,
और वज़ीर आज़म ने मुझे सेक्रेटरी के पास भेजा, सेक्रेटरी साहब ने मुझे जो जवाब दिया बाद में वही बात हो गई। बहरहाल जनाब स्पीकर, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अपर चित्राल में बिजली का मसला इंतहाई गंभीर है और चित्राल से लगे लोअर चित्राल का हिस्सा यूनियन काउंसिल कोह जिसको कहा जाता है, वो लोग कल निकले हुए थे। एक मीटिंग उन्होंने की, उन्होंने ये कहा कि 3 दिन अगर हमारा मसला हल न हुआ, बिजली का मसला हल न हुआ और इस रोड जो चित्राल शांदूर रोड है ये मसला हल न हुआ तो हम इस रोड को बंद करेंगे, ब्लॉक करेंगे, मसाइल से पैदा होंगे। जनाब स्पीकर, मेरी दरख्वास्त ये है कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ PDO के साथ बात करके एक तो बिजली का मसला अपर चित्राल में जहाँ ट्रांसफार्मरों का मसला है, लाइन लाइसेंस का मसला है, लाइन का मसला है, ट्रांसमिशन का मसला है, वो हल करें और एक चित्राल शांदूर रोड शाहिदा अख्तर अली साहिबा जो बाकी सेक्रेटरी भी हैं मवासलात, वो ये भी उनके मुतालबात में शामिल हैं क्योंकि वहाँ से गर्द गुबार उठ रही है और बीमारियाँ फैल रही हैं। आखिर में जनाब स्पीकर, एक ईद आ रही है, वैसे भी हमें भी और आपको भी अपने घरों पे जाना है। एक करारदाद लेके आए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मौसम बहार की छुट्टियां करे ताकि हम भी अपने घरों को जा सकें। थैंक यू। तो जनाब कादर खान मंदोखेल, बस मुख्तसर सा आप बात कर लें। बहुत शुक्रिया। मैं रेलवे के हवाले से पहले भी कॉलिंग अटेंशन 2 मरतबा मैंने पेश की है मगर कोई रिजल्ट नहीं आया। रेलवे की तरफ से 100, यानी मैं बार बार ये कहते हुए मुझे अजीब सा लग रहा है कि मेरे दादा ने ज़मीन अंग्रेज़ को गिफ्ट की थी जो ज़ोब रेलवे स्टेशन बना था 1885 में। उस वक्त का स्टेशन आज बंद पड़ा हुआ है, वहाँ कब्जा हो गया है। 168 वहाँ लोग गैर कानूनी तौर पर रह रहे। DS रेलवे ने नोटिस भी दिए, उसके बाद उन्हें कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, बाकायदा रेलवे के जो अफसरान हैं वो पैसे लेते हैं, उनसे किराया लेते हैं। तो मेरी दरख्वास्त होगी कि ये स्टेशन आखिर जो ML3 आपने बनाना था कब आप खाली कराएंगे? वहाँ कब्जा में आप एक कमेटी को अगर रेफर कर ले ताकि प्रॉपर इसके ऊपर जो ना काम हो सके, क्योंकि पहले भी 2 मरतबा कॉलिंग अटेंशन के जरिए मैंने पेश किए मगर कुछ रिजल्ट नहीं आया जनाब। थैंक यू। ईवान की कार्रवाई बरोज़ बुध 19 अप्रैल 2023 दिन 12 बजे तक मुलतवी की जाती है।